तो कल जहाँ तक इंट्रोडक्शन क्लास था, आज उसके बाद देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। हेडिंग है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत हम लोग करेंगे कहाँ से? तो फ्रांस से। तो पहला टॉपिक होगा फ्रांस। फ्रांस में हम लोग थोड़ा पीछे चलेंगे 1 साल पहले, जहाँ के राजा कौन थे? लुई 16 और वहाँ से कहानी की थोड़ा शुरुआत करेंगे ताकि पता चले कि फ्रांस में आगे क्या होने वाला है। तो फ्रांस के उस समय 9th क्लास में अगर चलते हैं थोड़ा सा पहले भूमिका के लिए, देखते हैं कि लुई 16 ने क्या क्या किया। आप लोगों को तो वैसे याद ही होगा। तो फ्रांस के जो राजा हैं वो कौन है? राजा हैं लुई 16। ठीक है। ये कहा जाता है कि ये बहुत ही अत्याचारी या निरंकुश शासक थे। अत्याचारी शासक थे, इसी को हम कह सकते हैं निरंकुश शासक थे। इनको जनता से कोई मतलब था नहीं, जनता से मतलब था नहीं, तो ये सिर्फ अपनी ही देखते थे। अब इनका उस समय विवाह होता है एक महिला से, जो कहाँ की राजकुमारी होती है? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी होती है। उनका नाम है क्या? मैरी एंटोनेट। नाम याद रहेगा? नाम तो याद ही है आप लोग को, है ना? इनके बारे में कौन नहीं जानता है? कौन ऐसी महिला होगी जो इनके बारे में नहीं जानता होगा? नहीं जानती हैं? अच्छा, जब ज़्यादा थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करने लगेगा ना तो समझ जाइएगा कि मैरी एंटोनेट किस शख्सियत का नाम है। ठीक है। तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। तो कहा जाता है ना कि जैसा लड़का होता है ना वैसी लड़की मिलती है विवाह में। तो जैसा पति वैसे ही पत्नी भी थी। ये जैसे निरंकुश थे वैसे ही इनकी पत्नी भी थी, एकदम जनता की कुछ नहीं सुनती थी। एक समय आप लोग को बताया होगा कि कुछ समय बाद जब विवाह हुआ तो कुछ समय बाद फ्रांस में क्या पड़ गया था? अकाल। और अकाल पड़ गया तो जनता ने राजा के सामने हाथ फैला करके रोटी मांगा। जनता ने क्या नारा लगाया कि राजा रोटी दो। अच्छा, शास्त्रों में लिखा गया है कि राजा जो है पिता की तरह होते हैं, अब प्रजा क्या है? पुत्र की तरह होते हैं। तो यहाँ के भी राजा जो है अपने प्रजा को पुत्र की तरह मानेंगे तो ना। यहाँ राजा के सामने ये रोटी दो का जब नारा लगा रहे हैं तो मैरी एंटोनेट क्या कहती हैं कि अगर आपके पास रोटी नहीं है तो आप केक बना कर खाइए। तो इसका मजाक उड़ाना हुआ। तो सोचिए कितनी अत्याचारी और कितनी निरंकुश महिला थी ये। कोई बहुत ही आलीशान महिला नहीं थी, मतलब कि शख्सियत इतनी अच्छी नहीं थी इनकी। हाँ, ये कहिए कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, इसलिए किसी राजकुमार से विवाह हुआ। ठीक है। तो राजा रोटी दो का जब नारा लगा रहे हैं तो इन महिला ने क्या किया? जनता को उकसा दिया कि रोटी नहीं है तो केक बना के खाने के लिए। तो जनता को उकसाने का काम कर दिया। अब जनता को जब उकसा दिया गया है तो अधिकतर जनता है कौन फ्रांस में? अधिकतर जनता यहाँ की कौन है? किसान है और मजदूर है। पता है? क्योंकि फ्रांस का साम्राज्य उस समय 3 भागों में बटा हुआ। बताइए कौन कौन सा? प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तो प्रथम स्टेट में राजा, उनकी फैमिली मतलब परिवार, पोप को रखा गया है। सेकेंड स्टेट में कुलीन वर्ग के जो लोग हैं, जो अमीर वर्ग के लोग आते हैं, जो बहुत अमीर होते हैं, वो सब कहलाएंगे क्या? सेकेंड स्टेट में। और थर्ड स्टेट में आपके आ जाएंगे किसान और मजदूर। तो आबादी तो इन्हीं की ज़्यादा है। अब इन लोगों को लगा बुरा कि मुसीबत के समय राजा मेरा साथ दे रहा नहीं है, तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ?
राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और इस समय फ्रांस के राजा कौन थे? लुई 16वां। उतारते जाइएगा डायग्राम रफ में, फिर हम खुद कराएंगे। तो जब तक रफ में जैसे डायग्राम हम बता रहे हैं उतारते जाइए, इससे होगा कि डायग्राम देखते देखते याद हो जाएगा पूरी कहानी, बाद में तो फेयर करा ही देंगे। ठीक है, तो राजा के खिलाफ ये विद्रोह कर देते हैं। और एक पुराना किला होता है जहां पहले राजा रहा करते थे, उसका नाम है बातसिल का किला। इस किले को ये जितने भी किसान और मजदूर है सब तोड़ करके यहाँ से शस्त्र लूट लेते हैं। अस्त्र और शस्त्र, अस्त्र शस्त्र समझते ही होंगे, है ना। और यहाँ किले को तोड़ करके फिर आगे की ओर बढ़ते हैं और राजा के राजमहल में पहुंचते हैं। और राजा के राजमहल में पहुंचने के बाद इन दोनों को पकड़ लिया जाता है। और इसके बाद कुछ वर्षों तक केस चलेगा और जनता के सामने इनका सर कलम कर दिया जाएगा। ये डायग्राम पहले उतारिए अच्छे से समझ करके, फिर जब लिखाएंगे तो कुछ बोर्ड पे लिखेंगे, कुछ बोल के लिखाएंगे। जहाँ कुछ ना समझ में आए पूछ लीजिएगा, अभी तो शुरुआत है। एग्जाम कब से आप लोग का? 18 तारीख, 18, 19, 20 तीन दिन ना। अब यहाँ से शुरू होगा फ्रांस में बदलाव। जब लुई 16वां को मार दिया जाएगा, उनकी पत्नी की हत्या कर दी जाएगी जनता के सामने, तब फ्रांस में शासन अचानक बदलेगा। और जहाँ से शासन बदलेगा फ्रांस में, वहाँ आपका अभी से क्लास शुरू होगा। ये ओवरव्यू था क्योंकि ये 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा विस्तार से बता दिया ताकि दिमाग में ताज़ा हो जाए, है ना। अब इसके बाद बताइए, जब लुई 16वां की मृत्यु हो जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है, तो यहाँ फ्रांस के राजा कौन बनेगा? मतलब फ्रांस का शासन किसके हाथों में रहेगा? 1 वर्षों तक रहे होंगे ना। कौन थे? क्या नाम था उनका? क्या शख्सियत थी? बताइए आप लोग। अब इसके बाद, अच्छा मिटा दें, आप कहो क्या, इरेज करें? लुई 16वां की हत्या कर दी जाएगी। देखिए 1789 ईस्वी में जब फ्रांस की क्रांति होती है, तो इस समय लुई 16वां को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1793 ईस्वी में इन पर केस चलता है और इनको 1793 ईस्वी में गुलेटीन पर चढ़ा दिया जाता है। नाम सुने गुलेटीन के बारे में? गुलेटीन पर चढ़ा दिया जाता है, मतलब
देखिए कुछ इस तरीके का एक हथियार था। यहाँ पर एक इस तरीके गर्दन फंसाने का ये था, गर्दन आप डाल दिया जाता था, और यहाँ एक बहुत भारी भरकम ब्लेड लगा होता है। ब्लेड समझते हैं, काटने वाला धार होता है, ये धारदार होता है। ये रस्सी लगा रहेगा, जैसे रस्सी छूटेगा और गर्दन में पड़ेगा, गर्दन अलग धड़ अलग, इसी का नाम गुलेटिन था। इसको बनाने वाले डॉक्टर का नाम है गुलेटिन, डॉक्टर गुलेटिन। ठीक है, डॉक्टर जीवन देता है, यहाँ डॉक्टर मृत्यु दे रहे हैं जो मशीन बनाए। तो लुई सोल्वा की हत्या इसी मशीन से उनके गर्दन को काट करके किया गया था। ठीक है, अब लुई सोल्वा की हत्या जब हो जाएगी तो समाज में अराजकता फैल जाएगा। तो अराजकता फैलने के बाद इसी अराजकता का लाभ उठाकर एक व्यक्ति वहां शासन करने लगता है। उस व्यक्ति का नाम होगा, बताइए, कल बताया था, रॉबस्पियर। नाम सुने होंगे? सुने ही होंगे, कल ही बताया है, नहीं सुने हैं? तो रॉबस्पियर के बारे में, इनकी घटना, ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं रहा इनका। शुरुआत में तो बहुत अच्छी तरह से शासन करते हैं ये, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है ये भी क्रूर होते हुए चले जाते हैं। इनका शासन मात्र 1 साल रहा, 1793 से 1794 तक। 1 साल इन्होंने पूरे फ्रांस में आतंक मचा कर रख दिया। जो इनके खिलाफ बोलता उसको गुलेटिन पे चढ़ा दिया करते, गर्दन काट देते थे। तो दहशत मचा दिया था 1 साल में इन्होंने। ठीक है, तो इसी 1 साल के दौरान को याद रखिएगा, 1793 से 1793 से 1794 तक के शासन को आतंक का राज कहा जाता है। ठीक है, रीजन ऑफ टेररिज्म, आतंक का राज। जिन्होंने आतंक मचा दिया था 1 साल में। तो यहां तक तो आपका पढ़ा हुआ था, ये इसलिए बता दिया था कि अब जो बताएंगे इस कहानी से जुड़ा हुआ कहानी है, इसलिए अब बताते हैं। अब इसके बाद की कहानी नोट करते जाइएगा। जब कहानी पूरा खत्म होगा तब पहले क्वेश्चन आंसर, फिर एमसीक्यू लिखा देंगे और बोर्ड पे आप लोग से एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, 10-10 एमसीक्यू सबके लिए, कुछ किताब से और कुछ किताब के बाहर से रहेगा उसी व्यक्ति के बारे में, ताकि क्वेश्चन कहीं से छूटे ना। ठीक है, इतना शॉर्ट में इसलिए बता दिया कि ये आपका 9th क्लास से पढ़ा हुआ है। इसके बाद से जो कहानी है चलेगा 10th क्लास के लिए। हो गया? अच्छा, 1 मिनट। हो गया ना? आतंक का राज याद रखिएगा। तो आतंक का राज किसके शासनकाल को कहा जाएगा? रॉबस्पियर। इनको भी बुलेटिन पे चढ़ा के मार दिया गया। ठीक है, अब यहाँ तक की कहानी 9th क्लास में थी, इसलिए छोड़ दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब पहले ये बताइए, यहाँ पर हमने क्या बताया अभी यहाँ पर कि फ्रांस में क्रांति हुई। तो हम कल यह थोड़ा सा लिखाया था कि राष्ट्रवाद की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुआ? ऐसा क्यों? जो विद्रोह हुआ है राजतंत्र को समाप्त करने के लिए, वो इटली में भी हुआ है, और वही विद्रोह जर्मनी में भी हुआ है, बेल्जियम में भी हुआ है उसी समय। ठीक है, स्वीडन में भी हुआ है, स्विट्जरलैंड में भी हुआ है। अभी इसकी कहानी हम बताएंगे। तो फ्रांस को ही क्यों माना जाता है राष्ट्रवाद का जन्मदाता? क्या रीजन है? कोई रीजन तो रहा होगा ना कि राष्ट्रवाद के जन्मदाता हम फ्रांस को मानते हैं। रीजन क्या रहा है? रीजन ये रहा है कि जब 1789 ईस्वी में फ्रांस में पहली बार क्रांति हुई
तो सभी देशों ने सोचा कि फ्रांस जब क्रांति कर सकता है तो हम अपने देश को क्यों नहीं आजाद करा सकते हैं। जब फ्रांस जैसा देश इतने कट्टर शासन को समाप्त कर सकता है तो हम लोग भी अपने देश में मोनार्की को, राजतंत्र को समाप्त करने के लिए हम लोग विद्रोह कर सकते हैं। तो ये ऐसे ऐसे जो विद्रोह होते हैं 100 साल में एक बार घटना होती है ऐसी घटना, इसीलिए इसको एक युगांतकारी घटना मानी जाती है। युगांतकारी घटना, इसका मतलब क्या हुआ, युगों में ऐसी घटना का उदय होता है। तो एक क्वेश्चन है आपके किताब में कि फ्रांस की राज्य क्रांति को युगांतकारी घटना क्यों माना जाता है, क्योंकि ऐसी ऐसी घटना 100 साल में एक बार होती है। किसी की हिम्मत नहीं होती है ना कि जनता विद्रोह कर दे। ठीक है, और इसी विद्रोह के बाद बहुत सारे विद्रोह हुए हैं, इसलिए इसको पहले जो हुआ है इसलिए इसको माना जाता है। अब हम चलेंगे फ्रांस में लुई 16वां खत्म हो चुके हैं, रॉबेस्पियर खत्म हो चुके हैं। अब बताइए लुई 16वां और रॉबेस्पियर के बाद फ्रांस में किनका शासन आएगा। कल लिखाया है नेपोलियन। कौन सा नेपोलियन, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? जाहिर सी बात है अभी फर्स्ट की बात होगी। तो थोड़ा सा नेपोलियन के व्यक्तित्व के बारे में हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे इनकी राष्ट्रवाद की धारणा पर। इनका नाम था क्या, नेपोलियन बोनापार्ट। शुरुआत यहाँ से इसलिए कर रहे हैं कि फ्रांस में या और भी देशों में राष्ट्रवाद की जो शुरुआत करने वाले व्यक्ति हैं वो नेपोलियन है। ठीक है, नेपोलियन फर्स्ट। नेपोलियन बोनापार्ट का जो जन्म हुआ है वो हुआ है 15 अगस्त को, हमारे स्वतंत्रता दिवस के समय। उस समय देश की बात नहीं थी, एक अंदाज लगा लीजिएगा कि 15 अगस्त जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ है, 15 अगस्त 1769। ये भी बड़ा इत्तेफाक वाली बात है, गांधी जी के जन्म से 100 साल पहले इनका जन्म था। गांधी जी का जन्म कब हुआ, कब? ठीक, और ये कब है, 1769। देखिए एकदम एक साल 100 साल पहले की बात है। युगांतकारी घटना तो ऐसे भी है, 100 साल में एक बार जन्म ऐसे से महान व्यक्ति का जन्म होता है। 15 अगस्त वैसे भी भारत के लिए जाना पहचाना चीज है, डेट है, और 100 साल पहले गांधी जी के जन्म से ठीक 100 साल पहले। चलिए, अब इनका जन्म हुआ है 15 अगस्त 1769 को। हुआ है कहाँ, एक द्वीप है, द्वीप समझते हैं, द्वीप का नाम क्या है, उस द्वीप का नाम है कोर्सिका द्वीप। ये सब आपके किताबों में नहीं है, बस ऑब्जेक्टिव के लिए बता दे रहे हैं ताकि ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। नेपोलियन का जन्म कब हुआ, 15 अगस्त 1769 को। कहाँ हुआ, कोर्सिका द्वीप पर। कोर्सिका द्वीप पहले जो है इटली का हिस्सा था। कोर्सिका द्वीप पहले किसका हिस्सा था, पहले इस पर कब्जा किसका था, इटालिया मतलब इटली। बाद में लुई 16वां इस पर कब्जा कर लेते हैं। तो लुई 16वां, ये मत पूछिए कि लुई 16वां तो मर गए हैं, हम कहानी कब की बता रहे हैं, उस समय की जब लुई 16वां जिंदा थे। तो बाद में लुई 16वां इस पर कब्जा कर लेते हैं। तो लुई 16वां किस देश के हैं, फ्रांस। अब ये बताइए कि कोर्सिका द्वीप पर पहले कब्जा किसका था, इटली का। और बाद में इस कोर्सिका द्वीप पर कब्जा किसका हो गया, फ्रांस का। तो अब बताइए कि जब कब्जा हो रहा है फ्रांस का, उसी समय लुई 16वां जब कब्जा कर लेते हैं इस पर, तो इसी के आसपास इनका जन्म होता है। किसका, गांधी जी का, नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट का जब जन्म होता है, तो अब आप लोग बताइए कि क्या कोर्सिका द्वीप जो पहले इटली में था वो फ्रांस में चला गया है, तो नेपोलियन इटालियन हुए कि फ्रांसीसियन हुए, नेपोलियन किस देश के निवासी कहलाएंगे, इटली के या फ्रांसिस के, फ्रांस के, क्योंकि उस समय जब इनकी पैदाइश हुई तो उस पर कब्जा किसका हो गया था, फ्रांस का, लुई 16वां का। तो नेपोलियन जो है अब फ्रांस के निवासी कहलाएंगे। जब नेपोलियन बोनापार्ट ने इस पर कब्जा किया था तो फ्रांस इन कोर्सिका द्वीप को आज़ाद कराने की मांग उठी थी,
और आज़ाद कराने की मांग में नेपोलियन के पिता भी थे, उनकी माता भी थी। तो वह उतना दूर नहीं जाना है, लेकिन ज़्यादा विद्रोह होने लगा फ्रांस में कोर्सिका द्वीप को आज़ाद कराने के लिए। तो फ्रांस के जो राजा थे लुई सुलेमान ने कोर्सिका द्वीप को अपने फ्रांस में मिला लिया और जितने फ्रांस के नागरिकों का अधिकार था वो सबको दे दिया। तो विद्रोह थोड़ा शांत हुआ। तो अब इस विद्रोह में थोड़ा देखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का क्या नाम था, बताइए। ये सब बस एक भूमिका बनाने के लिए हम बता रहे हैं, ये सब आपके किताबों में नहीं है और ऑब्जेक्टिव या कहानी में पूछेगा नहीं, बस माइंड रिफ्रेश हो जाए इसलिए बता रहे हैं। ऐसे नहीं कि बहुत डील चले जाना है, उतना दूर नहीं जाना है कि रास्ता भटक जाए, ठीक है। इतना ही तक रहेंगे ताकि दिमाग में रहे। 1350 ग्राम में जितना अटे उतना काफ़ी है। तो इनके पिता का जो नाम था बताइए क्या है। इनके पिता का नाम है कार्लो बोनापार्ट, ठीक है, टाइटल है। और इनकी माता का जो नाम है किसी को याद है तो बता सकते हैं, माता का नाम क्या है। इनकी माता का नाम है लेटेजिया, दिख रहा है ना, रोमोलिना, ठीक है। पिता का नाम है कार्लो बोनापार्ट, माता का नाम है लेटेजिया रोमोलिना, ठीक है। अच्छा, याद करने की जरूरत है नहीं, बस दिमाग में सिर्फ रखिएगा। जब लिखाएंगे तो इसको नहीं लिखाएंगे क्योंकि सब पूछेगा नहीं, बस अब दिमाग में सिर्फ रिफ्रेश के लिए बता दे रहे हैं। इसलिए जो डायग्राम बना रहे हैं बस बना लीजिए ताकि कभी MCQ के लिए हो सकता है, वैसे आएगा भी नहीं, इतना नहीं पूछेगा, फिर भी एक जानना रहेगा ना। अब लेटेजिया रोमोलिना और उनकी माता मतलब नेपोलियन बोनापार्ट के कुल मिलाकर के 8 भाई बहन थे। उनमें से नेपोलियन बोनापार्ट जो सेकंड थे, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट ये सेकंड नंबर के पुत्र थे। इनसे बड़े थे कौन, जोसेफ, ठीक है, ये सेकंड नंबर के पुत्र हैं। इनसे छोटे कौन हैं, इनसे छोटे हैं लुसियन, बस यूं ही हम बता दे रहे हैं, ठीक है, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। उनसे छोटी है एलिसा, ठीक है। उनसे छोटे हैं लुई, ठीक है, ज्यादा मत याद कीजिए, इतना पढ़ने का नहीं है। उनसे छोटे हैं पॉलिन, ठीक है। उनसे छोटे हैं लियन और एक है जोरेब। कितने हुए, 5 है, 8 हो गए ना। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है ना वो सेकंड नंबर के पुत्र हैं। इससे पहले जोसेफ थे, लेकिन जिस शख्सियत के बारे में हमको पढ़ना है वो है ये नेपोलियन बोनापार्ट। ये डायग्राम बना लीजिए, जिंदगी के किसी मोड़ पे काम आ सकता है। अब जब पढ़ना है सिर्फ हमको नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, तो इनके बारे में पढ़ेंगे नहीं, इनके बारे में इतिहास में कोई वर्णन ही नहीं है।
जिन्होंने कोई ख्याति प्राप्त नहीं की है उनके बारे में इतिहास पूछता ही नहीं है। इसलिए इतिहास बनाइए, इतिहास बन मत जाइए, ठीक है, नहीं तो फिर कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा इतिहास बनाने की ओर ध्यान दिएगी। इन्होंने 8 भाई बहन में उन्होंने इतिहास बनाया, तो कुछ सक्सेस रहा होगा। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने, अच्छा देखिए, अभी जो नेपोलियन थे उनकी पैदाइश कहाँ हुई है? कोर्सिका द्वीप में। तो हम क्या बोलते हैं, भारत है, तो भारत में आप लोग का जन्म हुआ तो क्या बोलिएगा कि हम लोग भारतीय हैं। अमेरिका वाले लोग क्या कहेंगे, वो लोग अमेरिकन हैं। तो कोर्सिका द्वीप पे इनका जन्म हुआ तो ये क्या बोलेंगे कि हम कोर्सिकन हैं, ये कहेंगे ना। लेकिन कोर्सिका द्वीप को मिला लिया गया है कहाँ, फ्रांस में। फिर भी एक विचारधारा का अलगाव तो है। मान लीजिए भारत और पाकिस्तान को भारत में मिला लिया जाए तो भले ही मिल जाएगा, लेकिन एक विचारधारा का जो अलगाव तो होगा ना। पाकिस्तान भले ही भारत में मिल जाए, लेकिन एक अलगाव जरूर दिखेगा, एक विचारधारा अलग दिखेगा, संस्कृति अलग दिखेगा। यहाँ के लोग उसको नहीं अपनाएंगे और वहाँ के लोग इसको नहीं अपनाएंगे। बिल्कुल बस सही बात है, मानते हैं कि नहीं? तो यहाँ भी यही हुआ कि जब कोर्सिका द्वीप को फ्रांस में मिला लिया गया, तो जब ये बच्चे थे, स्कूल में पढ़ा करते थे, तो इनको फ्रांस के लोग, बच्चे जो थे स्कूल में, जैसे आप लोग हैं, फ्रांस के जो स्टूडेंट लोग थे, इनको कोर्सिकन कहकर चिढ़ाया करते थे। शायद यही घटना रहा होगा कि इनको सबसे अलग बना देता है। ये एक जिद, अलगाव कि हमको कोर्सिकन कहा जा रहा है, फ्रांस में रहते हुए भी। कोर्सिकन समझ गया ना, ये कोई बीमारी नहीं है, ये उस द्वीप का नाम है। तो अलगाव हो गया, ये अलग रहने लगे, स्टूडेंट से इनका जुड़ाव ज़्यादा नहीं था। तो ये धीरे धीरे जब शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये सैनिक स्कूल में भर्ती हो जाते हैं। सैनिक स्कूल समझते होंगे, सैनिक स्कूल जहाँ शिक्षा लिया जाता है, किसका? सेना का, मतलब आर्मी फोर्स का, मतलब युद्ध कौशल के शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये शामिल हो जाते हैं। कहाँ? सैनिक स्कूल में, ठीक है, फ्रांस में ही स्कूल है। फिर उसके बाद वहाँ से ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद फ्रांस के राजधानी पेरिस में भी ये सैनिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। सैनिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद इन्हें साम्राज्य में एक अच्छा खासा पोस्ट मिल जाता है, ठीक है, काफ़ी अच्छा खासा पोस्ट मिल जाता है। उसके बाद इसके कुछ दिनों के बाद अच्छा रहने